जय हिंद बच्चों। आज हिंदी की पुस्तक खुलते पंख के पृष्ठ संख्या 85 यानी 85 में दी गई एक कहानी जिसका शीर्षक है पोशाक का अधिकारी, हम सब पढ़ेंगे। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए दी गई है, जिनसे मनोरंजन के साथ साथ आपको ज्ञान भी, सीख भी मिलेगी, कुछ ज्ञान भी मिलेगा। तो आइए इस कहानी को पढ़ते हैं और इसका आनंद उठाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। इज़राइल के एक कस्बे में दो भाई बहन रहते थे, अबरार और कुलसुम। इन दो भाई बहनों का क्या नाम था? एक का नाम था अबरार और दूसरे का कुलसुम। दोनों में गहरा स्नेह था। अबरार एक खूबसूरत बांका नौजवान था। कुलसुम भी कम सुंदर नहीं थी। वह सिलाई कढ़ाई का काम करती थी। उसके बनाए गए विभिन्न डिज़ाइनों के परिधान लोग बहुत पसंद करते थे। कुलसुम की सखियाँ अक्सर उसे अपनी पोशाकों पर तरह तरह के फूलदार डिज़ाइन कढ़वाया करती थी। एक बार कुलसुम ने ऊन से एक बहुत सुंदर पोशाक तैयार की। जिस किसी ने उस पोशाक को देखा, उसकी प्रशंसा किए बिना न रह सका। कुलसुम की सखियां अटकलें लगाने लगी कि कुलसुम ने यह पोशाक किसके लिए बनाई है। अवश्य अपने प्रेमी के लिए बनाई होगी। तो बच्चों, आप देखिए कि यह कहानी कहाँ की है? इज़राइल की है। और इज़राइल कहाँ है? बच्चों, ये जो कहानी है, ये कहानी दक्षिण पश्चिम एशिया के एक छोटे से देश इज़राइल की है। और इज़राइल में मुस्लिम लोगों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए यह कहानी भी एक मुस्लिम परिवार से जुड़ी हुई है। और इस कहानी में क्या है? दो भाई हैं। कहानी के जो मुख्य पात्र होंगे वो इन दो भाई बहनों को माना जाएगा, अबरार और कुलसुम। ये दो भाई बहन जो इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। तो अबरार कैसा था? अबरार के बारे में इतनी जानकारी दी गई है कि ये काफ़ी खूबसूरत यानी हैंडसम था। लड़कों को हैंडसम बोला जाता है ना, और गर्ल्स को ब्यूटीफुल। तो आप बॉयज़ को, जैसे दिग्विजय को आप ब्यूटीफुल नहीं बोल सकते ना, और गुरकीरत को हैंडसम नहीं बोल सकते। तो ऐसे ही अबरार और कुलसुम ये दोनों भाई बहन थे। अबरार लड़का था और कुलसुम गर्ल थी। तो कुलसुम क्या करती थी? कुलसुम भी बहुत ब्यूटीफुल थी। उसके बाद उसका एक मुख्य काम था सिलाई कढ़ाई करना। उसे सिलाई कढ़ाई करना बहुत पसंद था और वो काफ़ी अलग अलग डिज़ाइनों के परिधान लोगों के लिए बनाती थी। लेकिन एक दिन उसने ऊन से एक बहुत सुंदर पोशाक तैयार की। और इतनी सुंदर पोशाक तैयार की, ड्रेस तैयार की, पोशाक को आप ड्रेस भी कह सकते हैं, कि हर कोई उस ड्रेस को देखकर, उस पोशाक को देखकर उसकी प्रशंसा यानी तारीफ़ किए बिना नहीं रह सका। और कुलसुम की सखियाँ, चूँकि कुलसुम जो थी वो बड़ी थी, बच्ची नहीं थी, बड़ी थी, यंग थी, तो उसके जो फ्रेंड्स थे वो सारे मजाक करने लगे। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनकी शादी होती है ना। तो शादी होने से पहले यदि मान लो किसी का कोई फ्रेंड है या किसी खास व्यक्ति से शादी तय हो गई है, तो ऐसे ही करके लोग, उनके जो फ्रेंड्स हैं वो उनका मजाक उड़ाते हैं या फिर हंसते हैं। तो जब इतनी सुंदर पोशाक तैयार की गई और वो पोशाक किसी मेल के लिए थी, मतलब किसी पुरुष के लिए थी, तो सखियों ने कहा कि इतनी सुंदर पोशाक ज़रूर तुमने अपने प्रेमी के लिए तैयार की है। अब क्या हुआ? कुलसुम अपनी सहेली नरगिस के घर गई तो उसके पिता पोशाक देखकर बोले। कुलसुम की सहेली का नाम क्या था? नरगिस। वो नरगिस के घर जाती है, तो जब नरगिस के पिता ने पोशाक देखी तो कहते हैं,
बेटी, तुम इस पोशाक को अवश्य ही किसी बड़े और योग्य व्यक्ति को देना, ताकि तुम्हारी कला को लोग पहचान सकें। क्योंकि उस पोशाक की जो बनावट थी, उसमें जो कार्य किया गया था, जो मेहनत की गई थी, वो बहुत ही ऊंचे दर्जे की थी। इसलिए उसके पिता ने ऐसी बात कही कि जिस किसी को भी यह पोशाक तुम दो, ऐसे व्यक्ति को देना जो तुम्हारी कला को समझ सके। कुलसुम ने सोचा कि सम्राट से बड़ा और योग्य व्यक्ति कौन हो सकता है। सम्राट उसी को बनाया जाता है ना जो योग्य हो, जो अपनी प्रजा की देखभाल करे, उनके हित के बारे में सोचे, उनके लिए भलाई का कार्य करे। तो उसने यही सोचकर सम्राट को याद किया। ऐसा सोचकर वह लंबा सफ़र तय करके सम्राट के दरबार में पहुंची। उसने अपनी भेंट सम्राट के सामने रखी। सम्राट बोले, वाह, तुम्हारी भेंट सचमुच नायाब है। नायाब यानी इसकी कीमत का हम अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते, बेशकीमती है। किंतु हमारे पास तो पहले ही बहुत पोशाकें हैं। अच्छा हो तुम इसे किसी और प्रसिद्ध व्यक्ति को भेंट करो। कुलसुम फिर वहाँ से यह सोचती हुई निकलती है कि अब सम्राट से भी प्रसिद्ध व्यक्ति कौन हो सकता है? मुख्य न्यायाधीश। हाँ, यह ठीक है। उसने अब मुख्य न्यायाधीश को क्या बोलते हैं? न्यायाधीश को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? जज बोलते हैं, ठीक है ना? तो और मुख्य न्यायाधीश को चीफ जस्टिस। तो उसने सोचा कि अच्छा, मुख्य न्यायाधीश को यह पोशाक मैं दे सकती हूँ। तब वह मुख्य न्यायाधीश के पास पहुँचती है और उन्हें अपनी भेंट दिखाती है। मुख्य न्यायाधीश ने भी पोशाक की बड़ी प्रशंसा की और कुलसुम का धन्यवाद देते हुए बोले, बेटी, मेरी तो एक निश्चित पोशाक है, मैं केवल वही पहनता हूँ। तुम इसे किसी सही और महत्वपूर्ण व्यक्ति को भेंट करो। बच्चों, मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ने क्या कहा कि मेरी तो एक यूनिफॉर्म है जिसे मैं हमेशा ज़्यादातर मैं वही पहनता हूँ, तो इस पोशाक का मैं क्या करूँगा? इसलिए तुम इसे किसी और व्यक्ति को दो जो प्रसिद्ध हो और जो इसकी तुम्हारी कला की परख कर सके। कुलसुम ने सोचा, महात्मा जोशुआ से बढ़कर सही और महत्वपूर्ण व्यक्ति तो कोई हो ही नहीं सकता। अब कुलसुम का ध्यान महात्मा की तरफ गया जिनका नाम जोशुआ था। मैं यह पोशाक उन्हें ही भेंट करूंगी। अब कुलसुम महात्मा जोशुआ के पास पहुंची और अपनी भेंट स्वीकार करने की प्रार्थना की। पोशाक देखकर महात्मा जोशुआ बड़ी स्नेहपूर्ण वाणी में बोले, बेटी, मुझे इस पोशाक की आवश्यकता नहीं, किंतु मैं तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बता सकता हूँ जो इस पोशाक का योग्य अधिकारी है। आओ मेरे साथ। तो बच्चों, इतना कहकर महात्मा उसे अपने साथ ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? दूर पहाड़ी की ओर संकेत करते हुए बोलते हैं वे, बेटी, वह देखो, उस पहाड़ी की चोटी पर खड़ा सैनिक जो देश की सीमा की रक्षा कर रहा है, जो शरीर को जमा देने वाली ठंडी रातों में जागकर सीमा की रक्षा करने के लिए तन कर खड़ा रहता है और अपने कर्तव्य का पालन करता है। उस वीर को जाकर यह पोशाक भेंट करो, वही तुम्हारे इस पोशाक का योग्य अधिकारी है। अब कुलसुम महात्मा जी को प्रणाम करती है और पहाड़ की चोटी की ओर चल देती है। जब वह सैनिक के पास पहुंची तो उसे देखकर खुशी से उसकी आंखें फटी रह गईं। वह वीर जवान कोई और नहीं, उसका भाई अबरार था। कुलसुम ने बड़े गर्व से वह पोशाक अपने वीर सैनिक भाई को भेंट की। भाई ने बहन का माथा चूम लिया। उस दिन से इज़राइल में परंपरा बन गई कि सर्दियों में इज़राइल की महिलाएं सैनिक भाइयों के लिए
ऊनी पोशाक तैयार करके उन्हें भेंट करती है। तो बच्चों, इज़राइल में यह एक परंपरा है कि जब सर्दियों का मौसम होता है तो महिलाएं ऊनी पोशाक तैयार करती हैं। किसके लिए? सैनिक भाइयों के लिए। और यही कहानी है जिसके बाद से यह परंपरा आगे बढ़ती गई। इस तरह की परंपराएं हमारे देश में है ना, में भी है ना। जैसे हम अपने सैनिक भाइयों को राखी भेजते हैं। अगर वो हमारे आसपास होते हैं तो हम उन्हें राखी बांधना भी पसंद करते हैं। और कुछ लोग तो हमारे प्यारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी राखियाँ भेजते हैं, है ना। तो इस तरह की अनेक परंपराएं हमारे देश में भी हैं जो बहुत ही सराहनीय हैं। तो चलिए, इस प्रकार आज हमने इस कहानी को पढ़कर भावनाओं को समझा और यह सीखा कि मनुष्यता में प्रेम और आदर एक बहुत बड़ा गुण होना चाहिए जो हम सभी के अंदर है ना। जब प्रेम, आदर, सम्मान ये सारे भाव हमारे अंदर होते हैं ना, तो हम दूसरों का भी सम्मान करते हैं और ख़ुद भी सम्मान पाते हैं। तो चलिए, इस प्यारी सी कहानी के बाद हम अगली कक्षा में एक नया पाठ पढ़ेंगे और उस पाठ का क्या नाम है? धूप। यह एक कविता है। इस कविता को पढ़कर सर्दियों में धूप की कल्पना करके हम इस कविता का आनंद उठाएंगे, है ना। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।